नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात पाटलिपुत्र से बीजेपी की 2024 की हुंकार की। तो बिहार में आज बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक होने जा रही है, जिसे बीजेपी का मिशन 2024 का आगाज भी माना जा रहा है। 2 दिनों तक होने वाली बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक को लेकर ज्ञान भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेपी नड्डा पटना में मेगा रोड शो भी करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत शेखपुरा मोड़ से होगी। मेगा रोड शो के दौरान पटना में 25 जगहों पर स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। तो जेपी नड्डा रोड शो करने वाले, और देखिए रोड शो कहां कहां होकर गुजरेगा। कोतवाली थाना, ग्राफिक्स के जरिए ये वो मार्ग है, डाक बंगला चौराहा जहां से रोड शो गुजरने वाला है, रेडियो स्टेशन और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच फ्रेरर रोड से भी ये रोड शो का काफिला जो है वो गुजरता नजर आएगा। होटल मौर्या जहां तक इसे जाना है, तो 11 बजे पटना एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत। अंबेडकर प्रतिमा पर सबसे पहले माल्यार्पण, उसके बाद इनकम टैक्स चौराहा होते हुए कोतवाली थाने के बाद डाक बंगला चौराहा, जेडीयू और बीजेपी के बीच खटपट की कयासबाजी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सिरे से खारिज कर दिया है। नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है। आरजेडी के लोग अफवाह उड़ाने में लगे हैं, लेकिन उन्हें 2025 में भी हार का मुंह ही देखना होगा। विपक्ष के नेता इस प्रकार की भ्रामक बयान देते हैं, एनडीए इंटैक्ट है, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार की सरकार चला रही है, सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है, और अनावश्यक विपक्ष कभी कभी उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता है और इस सब मुद्दों पे आ जाती है। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। वे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। संजय झा ने कई जिलों में आरसीपी सिंह के समर्थन में नारेबाजी पर सवाल के जवाब में ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नारा लगा रहे हैं वे जेडीयू के सदस्य नहीं हैं और पार्टी इस मामले में संज्ञान लेगी। नहीं, पार्टी सही समय पर जो संज्ञान लेना होगा बिल्कुल लेगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि हम लोग के पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, अकेले नेता नीतीश कुमार जी हैं, और सब लोग उनके नेतृत्व में काम करता है और बिहार के मुख्यमंत्री वो हैं और आगे रहेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का उद्घाटन कर दिया है। उद्योग भवन के सभागार में हुए कार्यक्रम में शहनवाज हुसैन ने इस स्टार्टअप की जानकारी दी, जिसमें कई नई स्टार्टअप पॉलिसी को पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर उन्होंने बताया है। अब टाइमलाइन यानी कि समय में उद्यमियों को फंड दिया जा पाएगा। स्टार्टअप के लिए 10 लाख का फंड पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अब महिलाओं को 10,50,000 की राशि दी जाएगी स्टार्टअप के लिए, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांगों को स्टार्टअप की अगर शुरुआत करनी है तो उनके लिए राशि 11,50,000 रुपए होगी। एससी, एसटी और दिव्यांगों को भी के मामले में 15% होगा। यानी जो एससी, एसटी है और दिव्यांग हैं तो उनको तो स्टार्टअप बनाने में बहुत आसानी, ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम मदद करेंगे। और उनको सीड फंड जो है वो एससी, एसटी, दिव्यांग को 11,50,000 मिलेगा। बिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी के मामले की जब पड़ताल शुरू की गई तो यह पता चला कि किशनगंज में 37 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो शुक्रवार को खुले रहते हैं।
और शुक्रवार को ये स्कूल बंद होते हैं और रविवार को ये स्कूल खोल दिए जाते हैं। लेकिन इस मामले में जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि डीएम साहब को भी ये मालूम नहीं है कि इन स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश के दिन कब और कैसे बदल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी की व्यवस्था दशकों से चली आ रही है और ऐसे में डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें यह निर्देश दे दिया कि आप तमाम मामलों की जांच कीजिए और रिपोर्ट उनके हवाले कीजिए। चला रहा है इसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं है। कुछ लोग तो अभी बोल रहे हैं कि 30 साल से चल रहा है सिस्टम, लेकिन हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की है। मैंने उनको भी बोला है कि आप इसको फाइंड आउट करो कि क्या कोई विभागीय दिशा निर्देश हम लोगों के पास है इस तरह का। इधर उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद संस्कृत महाविद्यालय की छुट्टी पर बहस अब तेज हो गई है। इस पर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत महाविद्यालय में हर महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। ये व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है। हमारे यहाँ प्रतिपद तिथि माने पहली तिथि हो मास की और 16वीं तिथि ये बोले प्रतिपद और अष्टमी 8वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की भी 8वीं तिथि और शुक्ल पक्ष की भी 8वीं तिथि। महीना में 4 दिन हो जाता है। प्रतिपद अष्टमी को अवकाश रहता है, यही शास्त्र में विधान है। अध्ययन उस दिन नहीं करना चाहिए, इसलिए अवकाश रहता है। दूसरा कोई हमारे शास्त्र में विधान नहीं है। हमारे कार्यालय सरकारी आदेश के अनुसार रविवार को बंद होते हैं। और अब बात सबसे बड़े खुलासे की कर लेते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल की जब एनआईए ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए। 2047 यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का तो पहले ही खुलासा हो गया, लेकिन जांच में जो कागज और डिटेल्स सबूत के तौर पर हाथ लगे उससे यह पता चलता है कि इसके तार बिहार से लेकर यूपी, केरल और तेलंगाना तक फैले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं को ब्रेन वॉश कर दंगों के लिए ह्यूमन मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये कोई मामूली पेपर नहीं है। ये उन 2 एफआईआर की कॉपी है जो एनआईए ने फुलवारी शरीफ मॉड्यूल और मरगूब को लेकर दर्ज किया है। लेकिन आज हम आपको इससे भी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, खुलासा जो आपके होश उड़ा देगा। जी, अब तक की जांच में एनआईए के हाथ जो जानकारी लगी है वो बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीएफआई के मैप पर सिर्फ फुलवारी शरीफ या बिहार ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान था। पीएफआई की नजर केरल, तेलंगाना, यूपी, झारखंड और बिहार पर है। खासकर पीएफआई के टारगेट पर थे वो नौजवान जो या तो बेरोजगार हैं या फिर मुसलमान। पीएफआई का जो अनुसंधान और जांच में पता चला है, इसमें एक चीज बहुत साफ है कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को अव्यवस्थित करना चाहते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तेलंगाना से कुछ युवकों की गिरफ्तारी हुई। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर पीएफआई कैसे काम करता है। दरअसल पीएफआई ने कई अलग अलग विंग बना रखे हैं जिसके जरिए मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसों और मोहल्लों में रिक्रूटमेंट होती है जिन्हें पीएफआई के ट्रेनर हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। यही नहीं, प्रदर्शन में दंगा फैलाने की ट्रेनिंग देकर इन युवाओं को ह्यूमन मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही अभी कह सकता हूं कि बहुत नजदीकी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस साजिश का पर्दाफाश बहुत पहले हो जाता, लेकिन पीएफआई ने सुरक्षा बलों या खुफिया एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए कई मुखौटे बना रखे हैं जिनके जरिए इस पूरी साजिश को धरातल पर उतारने की तैयारी। आप पीएफआई के इन मुखौटों को जान लीजिए। पॉलिटिकल विंग यानी एसडीपीआई, छात्र संगठन जिसका नाम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, महिला विंग जिसका नाम नेशनल वुमेन्स ऑफ इंडिया है, धार्मिक विंग यानी ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, वकील विंग जिसका नाम ऑल इंडिया लीगल काउंसिल है, सोशल विंग जिसका नाम रेहाब इंडिया फाउंडेशन है, ह्यूमन राइट्स विंग यानी नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियन विंग है सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन।
यानी पीएफआई ने एक पूरा तंत्र तैयार कर रखा है। कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करना है और जब इनके रिक्रूट पकड़े जाएं तो उन्हें कैसे कानूनी मदद की जाए और फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पर हंगामा मचाया जाए। इस बात की जानकारी जो है, इस बात का खुलासा जो है वो एनआईए के इस रिपोर्ट में हुई है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा गया है कि किस तरह से पीएफआई जो है वो देश में विध्वंस फैलाने का नापाक मंसूबा न सिर्फ पाले हुए था बल्कि इंप्लीमेंट करने की दिशा में लगातार अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और ऐसे में खबर को समझिए कि पीएफआई का प्लान आखिर था क्या, इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है, इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है और ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में इस वक्त उठ रहे हैं। उठना लाजमी भी है क्योंकि ये सीधे तौर से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। बारी बारी से सारे सवालों का जवाब समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। बिहार की धरती से देश विरोधी मिशन 2047 की साजिश हो रही थी। पुलिस को फुलवारी शरीफ में कई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी होती है। छापेमारी के बाद कई दस्तावेज, झंडे, पंपलेट, बुकलेट बरामद किए गए जो इस मिशन से जुड़े हुए थे। दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा खाका बनाया गया था, पूरा प्लान तैयार था। अब जरा आप समझिए कि मिशन इस्लाम 2047 का मकसद क्या था। इसका मुख्य मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। मिशन को सफल बनाने के लिए कई स्तर पर प्लानिंग भी कर ली गई थी। उदाहरण के तौर पर देश के अलग अलग कोने से ऐसे लोगों का चयन करना जो इस तरह की सोच को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों का चयन कर उन्हें विशेष तौर पर ट्रेनिंग दिया जाना और इसी ट्रेनिंग के दौरान दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम करना। मिशन इस्लाम 2047 के तहत फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। तो बिहार के अलावा झारखंड से भी इसका कनेक्शन है। 6 और 7 जुलाई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर फुलवारी शरीफ में कैंप लगाया गया था और इस ट्रेनिंग कैंप में तलवार चाकू की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप कैसे तलवार और चाकू चलाएंगे। पटना पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज न केवल बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में मिशन इस्लाम 2047 का प्रचार कर चुके हैं। ट्रेनिंग कैंप में बिहार के अलावा केरल, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हुए थे और ये वो पूरा खाका है जो इन लोगों ने तैयार कर रखा था। कोशिश ये थी कि अब इससे वैसे युवाओं को जोड़कर लोगों के बीच नफरत फैलाना और इस नफरत फैलाने के साथ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ देना। रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का। बेगूसराय से खबर है जहां पर चौराही में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलना एक युवक को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जिसके बाद मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी जाती है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर ये प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था लेकिन गांव वालों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद इनकी शादी करा दी गई। घटना एक कंबा पंचायत की है। प्रेमी युवक सरपंच तेतर सहनी का बेटा पप्पू कुमार है। लड़की अपने चाचा के यहां शकरपुरा में रह रही थी और इसी दौरान करीब 2 महीने पहले दोनों की मुलाकात होती है जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। बुधवार की रात जब प्रेमी पप्पू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा तो ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया और इसकी सूचना मिलने के बाद सरपंच ने बेटे को छुड़ाने का काफी प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों के आगे उसकी एक नहीं चली और पुलिस की मौजूदगी में ही मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी गई। से शादी हुई है, इसमें आप सहमत हैं? स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं? अब लड़की से स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं? हाँ। कोई दबाव नहीं ना है? एटीएम में अगर कोई आपको मदद के हाथ बढ़ाता है तो इसे लेकर आप सावधान हो जाइए। हो सकता है कि वो व्यक्ति शातिर साइबर अपराधी हो और आपको मदद के बहाने चूना लगाने की फिराक में हो, क्योंकि पटना के दीघा थाना पुलिस ने एक ऐसे ही युवक को गिरफ्तार किया जो एटीएम में सीधे साधे लोगों को मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेता था।
दीघा इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक युवक को संदिग्ध स्थिति में देखे जाने के बाद पुलिस को शक होता है और जब इस युवक को पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो इसके बैग से कई बैंकों के 24 एटीएम कार्ड मिल जाते हैं। 42,000 रुपए कैश बरामद किए गए। यूपी के देवरिया का रहने वाला ये युवक पहले भी कई लोगों को चूना लगा चुका है और पिछले कुछ दिनों से पटना में ही ये डेरा डाले हुए था। इसकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसके परिवार के सभी सदस्य फरार हो गए हैं। उसके बाद से 24 एटीएम, विभिन्न बैंकों का एटीएम और 42,000 रुपया 500 नोट का कुल 84 नोट इसके पास से बरामद किया। इस संबंध में पूछने पर उसने बताया कि कड़ाई से पूछताछ की तो बताया कि ये विभिन्न बैंकों के जो एटीएम में पीछे सीधे साधे लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बना के एटीएम चेंज करके पैसे का निकासी करता है। वो पैसा जहानाबाद पुलिस ने मुजफ्फरपुर से फरार प्रेमी जोड़े को होरीगंज मोहल्ले से गिरफ्तार किया है और लड़की के परिजनों ने मुजफ्फरपुर के कांटी थाने में लड़की को अगवा किए जाने का मामला दर्ज कराया था। 3 दिन पहले लड़की ने अपने घर वालों को फोन किया था, जिसके बाद उसके घर वाले जहानाबाद पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी। लड़की 18 जुलाई को अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। दोनों जहानाबाद चले आए और किराए के मकान में रह रहे थे। के जो परिजन है, काटी थाना में एक कांड दर्ज था 363 का आईपीसी। उसमें लड़की के परिजन आए, वो लोग बताए कि उनकी लड़की यहीं जहानाबाद में रह रही है। तो लोकेशन के आधार पे थाना प्रभारी के आदेशानुसार गए तो लड़की बरामद हुई। लड़का लड़की दोनों बरामद। बाबा नगरी देवघर अब आज से देश की राजधानी दिल्ली से भी सीधी हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। आज दिल्ली से इंडिगो की पहली फ्लाइट उड़ाकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के अलावा कई प्रमुख हस्तियां जो हैं वो शामिल होने वाली हैं। ये सभी नेता बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी करेंगे। पहली बार दिल्ली से फ्लाइट में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा को लेकर मनोज तिवारी बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में बाबा की भक्ति में गुनगुनाकर सभी के कल्याण की उन्होंने कामना की। गंगा के ढार के मांगी, दुनिया के सम्मान है भोला, भारत के सम्मान। जय 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 शिव शंकर भोला, जानेला संसार। जे आवे तोहरे चौकठ पे होला बेड़ा पार। देश देश से लोग चलल बा गंगा जलवा ढार। हे बाबा अपने भगतन के करिह बेड़ा पार। जितनी कृपा बनल बा हम पे, बस उतना बनाए रखना। वैद्यनाथ चरण कमलों में हम सबको बसाए रखना। यही हमारी प्रार्थना कि जो बनाए हो बाबा बनाए रख। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुल गई है। औरंगाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। और जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये औरंगाबाद अस्पताल की तस्वीर है और आप इससे देख सकते हैं कि भगवान भरोसे अस्पताल में कैसे मरीज हो जाते हैं। अस्पताल में बिजली गुल है और इमरजेंसी के छोटे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सदर अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों तक बिहार में बारिश होगा, जिसे लेकर यह अलर्ट इस वक्त सामने है। ठनका गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है, यानी एहतियात और सतर्कता बरतना जरूरी है। 2 अगस्त तक यह बारिश की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। कल भी कई जिलों में बारिश हुई है और 4 दिनों तक बारिश की आशंका और संभावना जाहिर की गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।